हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर IAS एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 23 यानी कि क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं और पिछले 4 पार्ट्स में हम लोग इसके जो मेजर UNFCCC है, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके बारे में बात कर चुके हैं। उसकी जितनी भी COPs यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है उनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातों के बारे में जो है हम लोग आज जानेंगे। इस चैप्टर में और कुछ चीज़ें दी गई हैं, थोड़ा सा चैप्टर लंबा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमें 3 से 4 पार्ट्स और लगे ये चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको एड फ्री कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज क्विजेस भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपडेट किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट की जो तैयारी है वो हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी तरफ से नया वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर 23 को पार्ट 5 के साथ। देखिए, अदर मैकेनिज्म्स ऑफ UNFCCC। अब हम लोगों ने जो COPs थी, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हैं, उनके बारे में तो डिटेल में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि UNFCCC के कुछ और मैकेनिज्म्स क्या है। तो सबसे पहला जो है दैट इज SCCF। ठीक है, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। अब देखिए ये क्या है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द कन्वेंशन इन 2001 टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू। पहली बात तो आपको ये समझ में आ रही है कि ये किस लिए है। ठीक है, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड यानी कि SCCF जो है वो 2001 में एस्टैब्लिश हुआ है और प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। और किन से संबंधित प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा ये? एडेप्टेशन से संबंधित, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो इस सब तरीके के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फाइनेंस करा जाएगा किसके थ्रू? स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक फंड हो गया। जैसे आपने पीछे पढ़ा था ग्रीन क्लाइमेट फंड, एडेप्टेशन फंड, तो उसी तरीके का ये भी फंड है, दैट इज स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। और इसको क्या किया जाएगा? प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, द प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दीज ऑल टॉपिक्स। ठीक, इसके बाद एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। एज एन ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैज बीन इंटरेस्टेड टू ऑपरेट द SCCF। अब ये जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है इसको कौन ऑपरेट करेगा? जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी दैट इज GEF है वो। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लाइमेट चेंज को लेकर फाइनेंस मैकेनिज्म्स की बात करते हैं तो देखिए क्या है। द फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू नॉन अनेक्सर 1 पार्टीज टू द UNFCCC कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 मॉड्यूल्स। ठीक है, नॉन अनेक्सर 1 मतलब जो आपके डेवलपिंग नेशंस हैं वो। अब ये किन 3 मॉड्यूल्स के थ्रू ये रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं? सबसे पहला है द नेशनल कम्युनिकेशंस मॉड्यूल। दिस मॉड्यूल presents information communicated by annexer 2 parties on the provision of financial resources related to the implementation of the convention through their 4th and 5th national communications। तो बेसिकली जो नेशनल कम्युनिकेशन मॉड्यूल है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है बाय द annexer 2 parties। ठीक है, मतलब इसमें आपको बताया था कि एक तो annexer 1 है, ठीक है ना, एक annexer 1 कंट्रीज है, एक annexer 2 कंट्रीज है और एक है नॉन annexer 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि आप यहां पर पढ़ रहे हैं annexer 2, तो ये ऐसा नहीं है कि नॉन annexer 1 है, ये अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाएगी जो annexer 2 पार्टीज है उनके द्वारा ऑन द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से संबंधित जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रावधान है उससे रिलेटेड। और ये जो वो है, ये आप कह सकते हैं किससे लेकर है? रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर थ्रू देयर 4th and 5th नेशनल कम्युनिकेशंस। ठीक, इसके बाद फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। फास्ट स्टार्ट फाइनेंस क्या है? देखिए,
ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दैट इज COP15 जो दिसंबर 9 में हुई है, दैट इज एट कोपेनहेगन इज इन डेनमार्क। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या प्लेज किया, उन्होंने ये शपथ ली कि एक न्यू और एडिशनल रिसोर्सेज जो है हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोचिंग $30 बिलियन फॉर द पीरियड ऑफ 2010 से लेकर 2012 तक, एंड विद द बैलेंस्ड एलोकेशन बिटवीन मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन। दिस कलेक्टिव कमिटमेंट हैज कम टू बी नोन एज फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। तो इसको बोला गया फास्ट स्टार्ट फाइनेंस। ठीक है, ये वैल्यूज वगैरह इतनी ज्यादा है, इसकी सच इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि काफी पुरानी चीजें हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि फास्ट स्टार्ट फाइनेंस जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, कौन सी COP के दौरान हुआ था। ठीक है ना, थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इसी प्लेज को फॉलो करते हुए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मतलब COP16 हुई है इन कानकुन इन मैक्सिको दिसंबर 10 में, उसमें क्या हुआ, उसमें टुक नोट ऑफ दिस कलेक्टिव कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्री पार्टीज and reaffirmed that funding for adaptation will be prioritized for the most vulnerable developing countries such as least developed countries, small islands, developing states and Africa। तो उसमें यह बोला गया कि जो ये पीछे फंडिंग की बात थी है ना, यहाँ पर देखिए कितने फंड की बात की गई है, $30 बिलियन के फंड की। तो इसमें यह बोला गया कि हाँ ठीक है, ये जो फंड दिया जाएगा वो बिल्कुल ठीक है, और उनको किसके लिए दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, जो मोस्ट वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज हैं। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में बात की थी एक V20 जो कि 48 कंट्रीज का या फिर 48 ऐसे आइलैंड्स और कंट्रीज मिला के हैं विच आर मोस्ट वल्नरेबल। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भी कुछ है, जैसे कि अफगानिस्तान है ना, आपका बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट। तो उसमें यह बोला गया है कि जो मोस्ट वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर लें या जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीका है वो। ठीक है, COP17 की अगर हम बात करते हैं तो पार्टीज वेलकम द फास्ट स्टार्ट फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एज पार्ट ऑफ देयर कलेक्टिव कमिटमेंट टू प्रोवाइड न्यू एंड एडिशनल रिसोर्सेज अप्रोचिंग $30 बिलियन फॉर द पीरियड ऑफ दिस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये फास्ट स्टार्ट फाइनेंस था उसको तो पार्टीज ने वेलकम किया, और साथ ही साथ ये जो न्यू और एडिशनल रिसोर्सेज है इसके मतलब इन्होंने यही करा, एक तो फास्ट स्टार्ट फाइनेंस को वेलकम किया जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, and noted the information provided by developed country parties on the fast start finance they have provided and urged them to continue to enhance the transparency of their reporting on the fulfillment of their fast start finance commitments। ठीक है, तो इसमें यही सारी बातें की गई है कि पार्टीज ने जो है इसको वेलकम किया, और साथ ही साथ डेवलप्ड कंट्रीज को, जो डेवलप्ड कंट्री पार्टीज हैं उनको ये बोला कि उनके मतलब उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको नोट करा, और उनको ये बोला कि आप अपना जो भी ये फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसको लेकर थोड़ा सा अपनी जो ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता है उसको क्या करें, बढ़ाएं। ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आप जो है वो पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से करिए। इसके बाद जो तीसरा मॉड्यूल था दैट वाज फंड्स मैनेज्ड बाय द GEF मॉड्यूल। इसमें क्या है, ये जॉइंट एफर्ट है बिटवीन द सेक्रेटेरिएट ऑफ द UNFCCC एंड द सेक्रेटेरिएट ऑफ GEF दैट इज ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। और ये क्या करता है, दिस मॉड्यूल प्रेजेंट्स information on financial flows that have been channeled, mobilized and leveraged by the GEF in its role as an operating entity of the financial mechanism of the UNFCCC। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो फाइनेंशियल फ्लोज हो रहे हैं, ठीक है, जिनको चैनल मोबिलाइज या लीवरेज किया गया है बाय द GEF, ठीक है, जो कि UNFCCC के फाइनेंशियल मैकेनिज्म की एक ऑपरेटिंग एंटिटी है, तो उसका ये सारा का सारा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये GEF मॉड्यूल के द्वारा जो फंड मैनेज किए जा रहे हैं उनको लेकर ये तीसरा मॉड्यूल यहां पर हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है REDD एंड REDD प्लस। देखिए ये क्या है, REDD का मतलब है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक, इज अ ग्लोबल एंडेवियर टू क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोटेक्ट, बेटर मैनेज एंड सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, thus कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यानी कि ये एक इस तरीके का इंसेंटिव बनाने की बात है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जिससे कि वो अपने जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, उनको बेटर तरीके से मैनेज कर सके और सेव कर सके, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या किया जा सके, लड़ा जा सके। ठीक है, REDD plus goes beyond merely checking deforestation and forest degradation and includes incentives for positive elements of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stock। तो यहां पर ये दो चीजें हैं, एक तो REDD है, इसका मतलब तो क्या है कि अगर हम अपने जो फॉरेस्ट वगैरह है उसको कटने से अगर बचा रहे हैं, ठीक है, उसको अगर सेव कर रहे हैं तो उसके लिए हो गया।
कि मतलब जो अगर सेव करेगा तो उसको क्या मिलेगा, इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन REDD प्लस में सिर्फ सेविंग की बात नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने की बात नहीं है, बल्कि जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है कंजर्वेशन के, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का एनहेंसमेंट हो गया, तो उसको लेकर भी इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। REDD प्लस conceptualizes flow of positive incentives for demonstrated reduction in deforestation and for enhancing quality and expense of forest cover। तो REDD प्लस जो है वो पॉजिटिव इंसेंटिव्स देगा, किसके लिए, जो डिफॉरेस्टेशन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा उसके लिए, और बाकी जो फॉरेस्ट कवर को एक्सपेंड करने में या उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने में जो भी काम करेगा उसको इस तरीके का पॉजिटिव इंसेंटिव्स इसमें REDD प्लस के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। इट कवर्स on the basis of creating a financial value for the carbon stored and enhanced in biomass and soil of standing forest। तो ये किस बेसिस पर काम करता है कि जो कार्बन स्टोर्ड है, यानी कि जो कार्बन इकट्ठा हुई है किसमें, बायोमास में या फिर जो फॉरेस्ट की सॉइल है उसमें, और वो कितना इनहेंस कर रही है, यानी कि कितना वो बढ़ रही है, उसको फाइनेंशियल वैल्यू ये यहां पर क्या कर रहे हैं, उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज दैट रिड्यूस एमिशंस एंड अंडरटेक सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव फंड्स एंड रिसोर्सेज एज इंसेंटिव्स। तो ये वही बात हो गई कि जो एमिशन कम कर रहे हैं, मतलब ये तो रिडक्शन वाली बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि जो फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको कुछ फंड्स और रिसोर्सेज जो है वो एज अ इंसेंटिव मिलेंगे। REDD प्लस अप्रोच इनकॉर्पोरेट्स इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड फूड सिक्योरिटी सर्विसेज। तो REDD प्लस में इस तरह की कुछ और अप्रोचेस भी जो है वो इंक्लूड की गई, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि विल इंडिया बेनिफिट फ्रॉम REDD प्लस, क्या इंडिया जो है वो इंडिया को इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखते हैं। इंडियाज सस्टेन्ड एफर्ट्स फॉर कंजर्विंग एंड एक्सपेंडिंग इट फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग रिवॉर्डेड फॉर प्रोवाइडिंग कार्बन सर्विसेज टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटीज। तो इंडिया के जो सस्टेन्ड एफर्ट्स है, यानी कि इंडिया जो लगातार अपने एफर्ट्स कर रही है किसमें, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, अपने ट्री रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसको बेसिकली रिवॉर्ड किया जा सकता है, ठीक है। किसके लिए, जो कार्बन सर्विसेज वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो कार्बन स्टोर वगैरह करेगी तो वो कार्बन सर्विसेज हो गई, ठीक है। और साथ ही साथ जो वो लोकल कम्युनिटीज को क्या कर रही है, गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही रही है, तो इसकी वजह से इंडिया को भी क्या मिल सकता है, रिवॉर्ड इसके अंतर्गत मिल सकता है। द इंसेंटिव सो रिसीव्ड फ्रॉम REDD प्लस वुड बी पास्ड टू द लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो इंसेंटिव बेसिकली REDD प्लस से मिले उसको क्या किया जा सकता है कि जो लोकल कम्युनिटीज है जो फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है उनको पास ऑन किया जा सकता है। इससे क्या होगा, दिस विल एंश्योर सस्टेन्ड प्रोटेक्शन ऑफ अवर फॉरेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन, और इससे हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको हम डिफॉरेस्टेशन से एक सस्टेन्ड प्रोटेक्शन, यानी कि एक लंबे समय तक जो है प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है जो लोकल कम्युनिटीज इस तरीके के प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, उनके पास इंसेंटिव्स होंगे, पैसा वैसा वगैरह होगा, तो वो फिर उसको क्या कर सकते हैं, लंबे समय तक उसका प्रोटेक्शन जारी रख सकते हैं, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट अ रेड प्लस प्रोग्राम फॉर इंडिया could provide capture of more than 1 billion tons of additional CO2 over the next 3 decades and provide more than $3 billion as carbon service incentives under REDD प्लस। तो एक एस्टिमेट के दौरान ये बोला गया है कि इंडिया में जो प्रोग्राम चल रहा है वो 1 बिलियन टन ऑफ एडिशनल CO2 को आने वाले 3 दशकों में इतनी कार्बन को कैप्चर कर सकता है, और दूसरी बात है कि वो $3 बिलियन तक की जो कार्बन सर्विसेज है के जो इंसेंटिव्स हैं, मतलब एज अ इंसेंटिव वो अंडर REDD प्लस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब इंडिया की पोजीशन क्या है REDD और REDD प्लस में, तो इंडिया बिलीव्स REDD नीड्स टू बी सीन इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ REDD प्लस, not in isolation or in truncated form, since reduction of deforestation and conservation and improvement of forest are two sides of the same coin and should be treated at par। तो इंडिया का क्या मानना है कि REDD प्लस और REDD जो है वो एक ही है, मतलब एक ही है, या आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि आपको बताया कि REDD का मतलब क्या है कि आपको जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है, आपको डिफॉरेस्टेशन है, डिग्रेडेशन है, उसको कम करना है, और REDD प्लस में क्या है कि आपको जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स है या जो पॉजिटिव साइड है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो इसीलिए बोला गया है कि इन दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जाना चाहिए, या अलग अलग नहीं है।
इंडिया का जो स्टैंड है उसको फाइनली जो 13th मीटिंग हुई है COP13 जिसको बोला गया था बाली, वहां पर एक्सेप्ट किया गया, जहां पर एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक वर एडेड टू द देन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऑफ रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एज पार्ट ऑफ द बाली एक्शन प्लान। तो यहां पर बेसिकली REDD जो है, देखिए ये रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन तो REDD हो गया, इसमें क्या किया गया कि कंजर्वेशन का एलिमेंट जोड़ा गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक एलिमेंट जोड़ा गया और एनहेंसमेंट की बात की गई, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट्स हैं वो जोड़े गए। यानी कि आप कह सकते हैं कि REDD को REDD प्लस की तरफ ले जाया गया। ठीक है, दिस टेल्स और दिस टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स, whereas this talks of also including the positive side to that conservation। ठीक है ना, कंजर्वेशन कहें, सस्टेनेबल मैनेजमेंट कहें, जो भी है। ठीक है, it has presented an ambitious green India mission program under its national action plan on climate change। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने अपना एक ग्रीन इंडिया मिशन प्रोग्राम जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत जो नेशनल एक्शन प्लान है उसमें प्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके बाद हम ये बात करते हैं कि इंडिया ने REDD प्लस को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। ठीक है, इंडिया हैज मेड अ सबमिशन टू UNFCCC ऑन REDD सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन इन दिसंबर 2008। ठीक है, इंडिया ने इसको सबमिशन किया। द टेक्निकल ग्रुप हैज बीन सेट अप टू डेवलप मेथोडोलॉजीज एंड प्रोसीजर्स टू एसेस एंड मॉनिटर कंट्रीब्यूशन ऑफ REDD प्लस एक्शंस, कि उस पर कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसको लेकर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, उसको लेकर वो सारा का सारा एसेस करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। नेशनल REDD प्लस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड। एक नेशनल REDD प्लस कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी जो है वो बनाई गई है। नेशनल फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग प्रोग्राम इज बीइंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, कि नेशनल लेवल पर हम लोग जो है अपने देश में कितना कार्बन वगैरह स्टोर कर रहे हैं उसकी अकाउंटिंग को लेकर प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इंडिया जो है वो COP11 होस्ट करती है ऑन द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2012 टू कोइंसाइड विद 20 ईयर्स ऑफ रियो कन्वेंशन। जो रियो कन्वेंशन हुई थी 1992 में, उसके 20 साल होने के बाद इंडिया ने एक COP11 जो है वो CBD में 2012 CBD को लेकर जो है 2012 में क्या की थी, होस्ट की थी। स्टडी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियाज फॉरेस्ट असाइंड टू द इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट has been released in November 2010 and there is likely to be an increase in the net primary productivity ranging from 20 to 57% हो सकता है। ये इतना सारा जो है वो इसको लेकर इंडिया का कंट्रीब्यूशन है इन द REDD प्लस में। इसके बाद इंडिया लुक्स फॉर इनहेंस्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द UNFCCC। ठीक है, ये डबल सी नहीं है, CCC है। इंडिया लुक फॉरवर्ड टू इनहेंस्ड इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर द UNFCCC। ओवरऑल फ्यूचर इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज शुड एड्रेस द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो फोकस करेंगे, ये देखिए। पहला है मिनिमाइजिंग द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रू सूटेबल अडेप्टेशन मेजर्स इन द कंट्रीज एंड कम्युनिटीज अफेक्टेड एंड मिटिगेशन एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है, जो नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। और कैसे करेंगे, सूटेबल अडेप्टेशन मेजर्स लेकर। कहां, ऐसे कंट्रीज और ऐसे कम्युनिटीज में जो इससे प्रभावित हुए हैं वहां पर। ठीक है, फेयरनेस और इक्विटी प्रोवाइड करेंगे इन द एक्शंस एंड मेजर्स। ठीक है, फेयरनेस मतलब तो आप समझ सकते हैं, फेयरनेस का मतलब है कि पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा। इक्विटी का मतलब भी आप समझते हैं, इक्विटी का मतलब क्या है कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाएगा। इक्वलिटी नहीं है, ये इक्विटी है। ठीक है, इसके बाद अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द एक्शंस टू बी टेकन सच एज concessional financial flows from the developed countries and access to technology on affordable terms। तो वही CBDR का जो एक प्रिंसिपल है, that is common but differentiated responsibilities, उसको अपहोल्ड किया जाएगा। और इंडिया एज अ लार्ज डेमोक्रेसी विद द मेजर चैलेंज ऑफ अचीविंग इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी will engage in negotiations and other actions at the international level in the coming months that would lead to efficient and equitable solutions at the global लेवल। तो इंडिया एक लार्ज डेमोक्रेसी होने के तौर पर क्या इसके पास मेजर चैलेंज है, क्या मेजर चैलेंज है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट क्या करने हैं, अचीव करने हैं, पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है। तो ये क्या करेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ इस तरीके के नेगोशिएशंस करेगा। ठीक है, आने वाले समय में, जिससे क्या होगा कि ग्लोबल लेवल पर एक एफिशिएंट और इक्विटेबल सॉल्यूशन बन सके। ठीक है, इसके बाद एक है दैट इज GEF। ये आपने पीछे देखा है। ठीक है ना, GEF क्या है देखते हैं।
Article 11 of the UNFCCC creates a financial mechanism for the convention implementation, which is to function under the guidance of the UNFCCC COP and to be accountable to the COP. ये किस तरीके का फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाया गया है? अंडर आर्टिकल 11(1) the COP is to decide on the financial mechanisms, policies, program priorities and eligibility criteria relating to the convention. तो आर्टिकल 21 जो है नेम करता है GEF to serve as the financial mechanism on the interim basis. तो GEF is your Global Environment Facility. GEF जो है 1991 में स्टैब्लिश किया गया था by the World Bank in consultation with the UNDP, that is United Nations Development Program, and United Nations Environment Program to provide funding to protect the global environment. ठीक है, तो ये वाले जो स्टेटमेंट है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि 1991 में स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा और UNDP और UNEP की कंसल्टेशन के साथ. ठीक है, इसके बाद जो GEF गवर्नेंस है, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट प्रोसीजर्स आर सेट आउट इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी विच वॉज अडॉप्टेड इन 1994 एंड सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 2002. इसको अमेंड भी किया गया है. GEF जो है इसके 6 फोकल एरियाज है, यानी कि ये 6 एरियाज पर फोकस करता है. पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है इंटरनेशनल वाटर्स, चौथा है लैंड डिग्रेडेशन, प्राइमरीली डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, पांचवा है ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड सिक्स्थ वन इज योर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. तो इन 6 एरियाज पर जो है वो फोकस करता है. ये जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक फोकल एरिया है GEF का या नहीं है. ठीक है, तो इस पार्ट को हम लोग जो है इतना ही रखते हैं. इसके आगे का जो पार्ट रहेगा रिगार्डेड स्टार्टिंग विद द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और ये सब बातें हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चलिए. तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं. अपने जो भी डाउट्स जो भी क्वेरीज है वो आप हमें यहाँ पर जरूर बता सकते हैं और अपने फीडबैक देना ना भूलिए सो दैट कि हम लोग अगर आने वाले किसी भी कोर्स में या लेसन में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो आपके फीडबैक से समझ के जरूर करेंगे. इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं. टेक्निकल क्वेरी अगर आप कोई भी फेस कर रहे हैं कोर्स को एक्सेस करने में या परचेस करने में तो आइदर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर जो हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. बाकी अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करने के लिए, पूछने के लिए या बताने के लिए या कोई भी और बात आप हमसे जानना चाहें तो उसके लिए आप हमें सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, और ये सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में जो है इस चैप्टर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.